ये हम लोग का बेसिक काइनेमेटिक्स का सेकंड सेशन होगा। ये फर्स्ट सेशन जो था उसका कंटिन्यूशन में सेकंड सेशन ऑफ बेसिक काइनेमेटिक्स। सेकंड सेशन ऑफ बेसिक काइनेमेटिक्स, बेसिक काइनेमेटिक्स का सेकंड सेशन। सेकंड सेशन ऑफ बेसिक काइनेमेटिक्स, बेसिक काइनेमेटिक्स का सेकंड सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेकंड सेशन ऑफ बेसिक काइनेमेटिक्स, इसमें हम लोग मान के चलेंगे, देखिए कि ये मेरा कोई रेफरेंस फ्रेम F है, सम फ्रेम, यहाँ फ्रेम को हम लोग F से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये इसका कोई बेस लोकेशन O है, वो जो है F के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है। ये कोई मूविंग पॉइंट का पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ सम मूविंग पॉइंट, this is the path of some moving point. This is the path of some moving point. ये मूविंग पॉइंट का पाथ है। ये मेरा बेस लोकेशन O है, और फ्रेम F। अच्छा, बेस लोकेशन का चॉइस आर्बिट्ररी है, तो फ्रेम F के किसी भी फिक्स लोकेशन को हम बेस लोकेशन मान सकते हैं। ये हम पहले आपको बता दिए थे। तो चॉइस ऑफ बेस लोकेशन इज आर्बिट्ररी। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेम के किसी भी लोकेशन को हम लोग बेस लोकेशन मान सकते हैं। एनी लोकेशन ऑफ फ्रेम F कैन बी टेकन टू बी द बेस लोकेशन। अच्छा, ये मूविंग पॉइंट P का पाथ है, P से, पॉइंट को हम P से डिनोट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम F। पाथ ऑफ सम मूविंग पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम F। मूविंग पॉइंट को P से डिनोट कर रहे हैं और F मेरा फ्रेम का नाम है। ये बेस लोकेशन हो गया। अच्छा, अगला क्वांटिटी जो हम लोग डिफाइन करेंगे, पांचवा क्वांटिटी, वो होगा पोजीशन वेक्टर। अच्छा देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या है उसको समझिए। ऑफ position vector of moving point P at time t। इमेजिन कीजिए कि t टाइम पर पॉइंट यहां कहीं है, यह P ब्रैकेट t है। पॉइंट P इस ट्रेजेक्टरी पर सिचुएटेड है एट टाइम t। वो मेरा बेस लोकेशन है जो फ्रेम F में फिक्स्ड है। O से PT तक जो लाइन एरो जाएगा, यही R ब्रैकेट T है, जिसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एट टाइम T। R ब्रैकेट T को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में हम लोग PV लिखेंगे, PV से शॉर्ट में, और ये R ब्रैकेट T को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। R ब्रैकेट T को बोलेंगे। सो R ब्रैकेट T इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में PV बोलेंगे। अच्छा, एक बात देखिए, किसी टाइम t पर पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो यूनिक नहीं है। कारण, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो है कहां से कहां का वेक्टर है, बेस लोकेशन से PT तक। अब बेस लोकेशन का चॉइस आर्बिट्ररी है।
अगर हम इसको बदले, इसको बेस लोकेशन मानेंगे तो टी टाइम पर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी है वो बेस लोकेशन के चॉइस पर डिपेंडेंट है, इट इज नॉट यूनिक। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एट टाइम टी, position vector of point P at time t is not unique because क्या, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर डिपेंड करेगा कि बेस लोकेशन कहां पर सिचुएटेड है, because it depends on the choice of base location। इन फ्रेम एफ। देखिए पोजीशन वेक्टर जो है उसका टेल बेस लोकेशन पर है और हेड उसका पी ब्रैकेट टी पर है। अगर हम यहां लेते हैं मेरा बेस लोकेशन ओ डैश, ये मेरा न्यू बेस लोकेशन है मान लीजिए, तो टी टाइम पर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता, यहां से यहां होता आर डैश टी, ये इसका पोजीशन वेक्टर होता। देखिए तो ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर सेम तो नहीं है, दे आर डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर का चॉइस जो है बेस लोकेशन के चॉइस पर डिपेंडेंट होगा। अगर बेस लोकेशन का हम बदल देंगे तो टी टाइम पर पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी बदल जाएगा। टी टाइम पर जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल आल्सो चेंज। अगर हम बेस लोकेशन बदलेंगे तो बेस लोकेशन को बदलने पर टी टाइम पर पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है दैट विल आल्सो चेंज। तो यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं होने का कारण यह है क्योंकि पोजीशन वेक्टर का टेल बेस लोकेशन से कोइंसाइड करता है। बेस लोकेशन बदलेंगे तो टेल भी बदल जाएगा, हेड वहीं रहेगा, तो टेल टू हेड जो वेक्टर होगा वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जो है यूनिक नहीं है, ये भी हम बता दिए। तो ये मेरा 5वां पॉइंट हो गया। अच्छा अब जरा हम लोग 6th पॉइंट डिस्कस करेंगे। अच्छा 6th पॉइंट डिस्कस करने के लिए मिटा देते हैं इसको। तो अगर ये मेरा न्यू बेस लोकेशन था तो ये आर डैश टी मेरा न्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी होगा, न्यू पीवी, पीवी मीनिंग पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, न्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एट टाइम टी, ये हो जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, देखिए दे आर डिफरेंट वेक्टर्स का, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। अच्छा इसको मिटा देते हैं 5वां पॉइंट। ठीक है, अच्छा 6th पॉइंट देखिए, हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एफ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी with respect to frame F। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक बात जानिए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक टाइम इंटरवल में होता है। देयर इज नो सच वर्ड एज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इज ऑलवेज इन अ टाइम इंटरवल। is always in a time interval। जैसे देखिए जैसे ये मेरा कोई फ्रेम एफ है,
कि रेफरेंस फ्रेम एफ है, देखिए ये इसका कोई बेस लोकेशन ओ हो गया, दिस इज द बेस लोकेशन ऑफ फ्रेम एफ, बेस लोकेशन ऑफ फ्रेम एफ। ये देखिए मूविंग पॉइंट पी का पाथ है एफ के रेस्पेक्ट में, path of moving point P with respect to frame F। इमेजिन कीजिए पॉइंट P यहां था एट टाइम t, और डेल्टा t सेकेंड्स लेटर पॉइंट यहां आ गया। ये P एट टाइम t है, ये P एट टाइम t प्लस डेल्टा t है। तो t टाइम से t प्लस डेल्टा t में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा। जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है फ्रॉम pt टू pt प्लस डेल्टा t, वही उस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट होगा इन दिस टाइम इंटरवल। इसी को बोलेंगे d। d मीनिंग क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम f इन टाइम इंटरवल t टू t प्लस डेल्टा t। Displacement of point P with respect to frame F in the time interval t to t plus delta t। अच्छा एक बात जान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल लोकेशन टू फाइनल लोकेशन। जैसे pt को हम बोलेंगे pt प्लस डेल्टा t को फाइनल लोकेशन बोलेंगे, ऑफ p, और pt को बोलेंगे इनिशियल लोकेशन ऑफ पॉइंट p। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल लोकेशन टू द फाइनल लोकेशन, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो d है इज द स्ट्रेट लाइन वेक्टर, इट इज द स्ट्रेट लाइन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल लोकेशन टू फाइनल लोकेशन, फ्रॉम इनिशियल लोकेशन to the final location। अच्छा जान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर होता है, d जो है इज अ वेक्टर, इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल लोकेशन के अलोंग है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर d का वो यहां से यहां का डिस्टेंस है। सो इसका डायरेक्शन जो है d का जो डायरेक्शन है is from initial to final location, initial to final location, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड is the straight line distance from initial to final location। इनिशियल टू फाइनल लोकेशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखिए जान लेना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल लोकेशन के अलोंग है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लोकेशन। अच्छा ये भी जान लेना है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के चैप्टर में, कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी पॉइंट का वो भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। किसी गिवन टाइम इंटरवल में किसी पॉइंट पी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा।
मैंने डिस्प्लेसमेंट जब बोले तो किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, बिना फ्रेम बताए हुए बोलना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस हैज नो मीनिंग। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट in a given time interval depends on the frame of observation. Depends on the frame of observation. So displacement of a point in a given time interval depends on the frame of observation. उन्हें बिना फ्रेम स्पेसिफाई किए हुए डिस्प्लेसमेंट को कोई मीनिंग नहीं है। इसका प्रिसाइज रीजन क्या आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी के चैप्टर में हम बताएंगे। इन रिलेटिव वेलोसिटी का जो डिस्कशन करेंगे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि काहे डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट का फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। बस देखिए एक पॉइंट बोल देते हैं, जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करेंगे उसका वीडियो का संख्या बहुत ज़्यादा होगा। रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे तो 100 वीडियोस बनेगा उसका, 45 मिनट्स का, देयर विल बी 100 वीडियोस, समझे। तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आप लोग के साथ। हम इसको अगर समझ लेते हैं तो आपको जेईई मेंस, एडवांस, नीट कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा तुरंत, इमीडिएट, समझे। तो बताएंगे आप लोग को हम डिटेल में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर टेकअप करेंगे। काहे डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करता है वो डिटेल में बताएंगे। इसमें अराउंड 100 वीडियोस रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी का, 100 वीडियोस। बी प्रिपेयर्ड, है ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतना पॉइंट हम बोले। अच्छा, ऊपर मिटा आता है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए किसी पॉइंट का किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो उस फ्रेम के बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है। बेस लोकेशन एफ में हम यहां रखें चाहे यहां रखें, टी से टी प्लस डेल्टा टी में टी पी का डिस्प्लेसमेंट यही होगा। वो डिपेंड नहीं करेगा कि यहां से हम पी को देखेंगे कि यहां से पी को देखेंगे। इसे एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, और एक ट्रेन गुजरती है। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म है, देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म का साइड व्यू है। इमेजिन कीजिए एक इंजन जा रहा है, ट्रेन इंजन ऐसे जा रहा है सीधा। दो आदमी खड़ा है, एक आदमी यहां है और एक आदमी यहां है, ठीक है। तो ये पर्सन 1 है P1, ये पर्सन 2 है P2। तो समझिए ग्राउंड फ्रेम का एक लोकेशन P1 है बेस लोकेशन, और ग्राउंड फ्रेम का दूसरा लोकेशन P2 है। अब मान लीजिए 9 से 9:05 में P1 बोला कि इंजन डिस्प्लेस हुआ इतना से 20 मीटर से, तो P2 भी बोलेगा कि 9 से 9:05 में इंजन 20 मीटर से ही डिस्प्लेस हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्योंकि इसको फिर से एग्जांपल लेकर बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लेकर बताते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लेकर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं ना, स्टेटमेंट पहले ये है कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में गिवन पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करता है, बट फ्रेम में बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट पी in the time interval t2 t plus delta t as seen from
some frame F, some given frame F as seen from some given frame F is independent of choice of base location within frame F. ये देखिए, इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट किसी गिवन टाइम इंटरवल में फ्रेम पर डिपेंड करेगा, बट फ्रेम में कहां से देख रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यही मतलब हुआ इसका, समझ गए? मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ, किसी गिवन टाइम इंटरवल में किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करेगा किस फ्रेम से उसको देख रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर फ्रेम में कहीं से भी देखेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट सेम ही आएगा उस टाइम इंटरवल में। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेकर समझाते हैं। इमेजिन कीजिए ग्राउंड का सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। इमेजिन कीजिए इस पर दो पर्सन खड़ा है, एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है। देखिए ये पर्सन 1 है, ये इसका ग्राउंड का बेस लोकेशन O1 है। ये पर्सन 2 है, ग्राउंड का बेस लोकेशन O2 है। ये बेस लोकेशन है इस पर्सन का बेस लोकेशन। ये भी मेरा बेस लोकेशन है। बेस लोकेशन है, देखिए ये बेस लोकेशन किसका है? ग्राउंड फ्रेम का है। ये भी ग्राउंड फ्रेम का है। दोनों बेस लोकेशन जो है ग्राउंड फ्रेम का है। इमेजिन कीजिए हवा में वो चिड़िया उड़ रहा है, बर्ड, या मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसेक्ट है, चलिए इंसेक्ट बोलिए, फ्लाई बोलिए, स्टोन बोलिए, सब चलेगा, बस मेन पॉइंट समझ लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक स्टोन है, देखिए स्टोन पत्थर है, छोटा है, उसको पार्टिकल मान लिए। तो ये यहाँ स्टोन यहाँ था 9 AM पर, 9 बजे सुबह, और 2 मिनट बाद पत्थर यहाँ आ गया, यही स्टोन आ गया at 9:02 AM, 9:02 पत्थर यहाँ आ गया। तो ग्राउंड का जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, जो O1 पर सिचुएटेड है, वो बोलेगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे इसका ये डिस्प्लेसमेंट है। 9 बजे से 9:02 में ग्राउंड का जो ऑब्जर्वर यहाँ O1 पर सिचुएटेड है, बेस लोकेशन O1 पर जो है, वो बोलेगा कि पत्थर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ है, 9 बजे से लेकर 9:02 के बीच ग्राउंड फ्रेम से देखने पर। अच्छा, ये जो दूसरा पर्सन है यहाँ पर देखिए, जो बेस लोकेशन O2 पर सिचुएटेड है, वो भी बोलेगा कि 9 बजे से 9:02 में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पत्थर का डिस्प्लेसमेंट इतना ही है। समझे? उन्हें कहने का मतलब यह है कि 9 बजे से 9:02 में पत्थर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो डिपेंड नहीं करेगा कि ग्राउंड के किस लोकेशन से उसको हम देख रहे हैं, उससे वो इंडिपेंडेंट है। वो समझ गए? हाँ, अगर इसी स्टोन को किसी और मूविंग, कोई और रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे, से कोई हवाई जहाज, फ्लाई का हवाई जहाज जा रहा है ऐसे, वहां से इस पत्थर को देखेंगे, तो 9 से 9:02 में उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और दिखेगा, है कि फ्रेम बदल गया मेरा। बट अगर फ्रेम एक ही है और उसमें बेस लोकेशन हम दो अलग अलग लोकेशन ले लेंगे, तो गिवन टाइम इंटरवल में जो पत्थर का डिस्प्लेसमेंट होगा वो ग्राउंड से देखने पर दोनों बेस लोकेशन से सेम दिखेगा। वो बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है। वो समझ गया जो पॉइंट बोले? है तो बोलेंगे ये स्टोन का डिस्प्लेसमेंट है सीन फ्रॉम ग्राउंड, या सीन फ्रॉम O1 या सीन फ्रॉम O2 ऑफ ग्राउंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? स्टोन in 9:02 AM
as seen from base location O1 or O2 from ground। तो ये पॉइंट बस ये बताता है कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एज सीन फ्रॉम गिवन फ्रेम एफ, वो बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होगा। अब बेस लोकेशन कहीं भी लीजिएगा, उस फ्रेम के उस टाइम इंटरवल में उसका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उस फ्रेम में बेस लोकेशन हम कहां पर सेट करते हैं। समझ गए इसको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे देखिए, ये मेरा फ्रेम एफ है, ठीक है, ये मेरा मूविंग पॉइंट पी का पाथ है, ये मेरा बेस लोकेशन ओ है, ये पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट पी है, पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट पी, पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट पी है, ये मूविंग पॉइंट पी का पाथ है। ये मेरा पॉइंट पी यहां था टाइम टी पर, पी ब्रैकेट टी, और डेल्टा टी सेकेंड्स लेटर पॉइंट यहां आ गया टी प्लस डेल्टा टी। टी टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर आर ब्रैकेट टी था, ओ के रेस्पेक्ट में। टी प्लस डेल्टा टी पर टी प्लस डेल्टा टी पर उसका पोजीशन वेक्टर आर टी प्लस डेल्टा टी हो गया। देखिए, जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा डी। अच्छा, अगर इसका ट्रायंगल लॉ लगा दें, ये पीवी है, ये पीवी है, ये पोजीशन वेक्टर टी टाइम पर है, ये पोजीशन वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी पर है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, दिस प्लस दिस बराबर दिस, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेल नोन है। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस प्लस दिस बराबर दिस, आर टी प्लस डी बराबर आर टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी बराबर डी। अच्छा, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी माइनस पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी। ये क्वांटिटी मेरा जो है, इट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, change in position vector of point P in the time interval t to t plus delta t। चेंज ऐसे नहीं डिफाइन होता है। चेंज फिजिक्स में हम चेंज को डिफाइन कैसे करते हैं? कोई क्वांटिटी x है, जैसे x कोई क्वांटिटी है, उसका फाइनल इनिशियल वैल्यू एक्स आई है, आई फॉर इनिशियल, उसका फाइनल वैल्यू एक्स एफ है, एफ फॉर फाइनल। तो चेंज इन एक्स क्या लिखते हैं? चेंज इन एक्स लिखते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई। अच्छा, चेंज इन एक्स को हम डिनोट करते हैं कैसे? डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, वही चेंज इन एक्स है। फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, वही मेरा डेल्टा एक्स है, चेंज इन एक्स। अच्छा, ये क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एट टी प्लस डेल्टा टी, ये मेरा एक्स एफ हो गया।
और आर ब्रैकेट टी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी जो एक्सआई हो गया, तो एक्सएफ माइनस एक्सआई हो गया डी, तो एक्सएफ माइनस आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी को लिखेंगे डेल्टा आर को डी लिखेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट डी है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सम बेस लोकेशन ऑफ फ्रेम एफ। तो डी जो है displacement of point P with respect to frame F in time t2 t plus delta t, that is nothing but rt plus delta t minus rt। ये क्वांटिटी मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, ये क्वांटिटी मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। इसको लिखेंगे आर एफ माइनस आर आई, को डेल्टा आर लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा आर से, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा आर, यही पॉइंट हम बोल रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी denoted by delta r। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिनोटेड बाय क्या, डेल्टा आर, ये भी बता दिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी हम समझा दिए आप लोग को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है दोनों इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, फ्रेम पर डिपेंड करता है, फ्रेम में बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली इट्स द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू सम बेस लोकेशन हुआ फ्रेम एफ, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर आल्सो। ये भी हम बता दिए, सारा क्लियर हो गया। ये इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा 6 क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए 6 क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे, 6 क्वांटिटी जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो ये होगा, 6 क्वांटिटी जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो होगा एवरेज वेलोसिटी, average velocity of point P with respect to frame F, चाहता ही लिखिए। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे v एवरेज, या ऐसे भी डिनोट करेंगे लाइक दिस। ये एंगुलर ब्रैकेट कहलाता है, इट्स कॉल्ड द एंगुलर ब्रैकेट। अच्छा देखिए, एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग शुड बी क्लियर। देखिए पहला बात, ये देखिए ये मेरा कोई फ्रेम एफ है, देखिए एफ इज सम फ्रेम, ये मेरा कोई मूविंग पॉइंट का पाथ है, ये बेस लोकेशन ओ है फ्रेम एफ का,
ये पाथ ऑफ पॉइंट P है, पॉइंट P का पाथ है, ये मेरा P एट टाइम t है, इसी पाथ को सिचुएटेड है। ये P एट टाइम t प्लस डेल्टा t है, यहां से यहां इसका डिस्प्लेसमेंट d है, जिसको हम डेल्टा r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम लिखे थे। तो इसमें हम बोलेंगे, इसमें ऐसा बोलेंगे, देखिए v एवरेज जो है इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, एवरेज वेलोसिटी ऑफ क्या, पॉइंट P, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P with respect to frame F in the time interval t to t plus delta t, वो होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल t प्लस डेल्टा t माइनस t, या ऐसा लिखिए t प्लस डेल्टा t, इसको लिखेंगे d बाई t प्लस डेल्टा t माइनस t। अच्छा, d को हम लिखेंगे क्या चीज, डेल्टा r, जैसे समझा दिए थे, तो डेल्टा r बाई डेल्टा t, यहाँ टी टी कट जाएगा, तो डेल्टा r बाई डेल्टा t यही एवरेज वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल। इसको एक तरह से कर सकते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डेल्टा टी टाइम है डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट टाइम में कितना, डेल्टा r बाई डेल्टा t, यूनिटरी रूल से। इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन यूनिट टाइम। अच्छा, ये जान लीजिए कि जो एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है, डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा टी मेरा रियल नंबर है, तो दोनों का जो डिवीजन होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वी एवरेज जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी एवरेज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो इसका होगा, डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा r बाय डेल्टा t, दैट इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा r। का है, बिकॉज डेल्टा t तो हमेशा पॉजिटिव है, डेल्टा t इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मैंने कहने का मतलब यह हुआ कि वी एवरेज का जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो डेल्टा r का डायरेक्शन होगा, कारण डेल्टा t मोर देन 0 है। वही रूल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय पॉजिटिव रियल नंबर। कोई वेक्टर है उसको पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था, तो इसका डायरेक्शन वही होगा जो इसका होगा, लेकिन इसमें डेल्टा टी मोर देन 0 है, इसलिए इसका डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा आर का डायरेक्शन होगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा एवरेज वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज इज सेम एज दैट ऑफ the displacement in t to t plus delta t. Direction of v average is same as that of displacement in t to t plus delta t. माने t से t plus delta t में जो p का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा एवरेज वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा। तो पहला बात वेक्टर है, हम बता दिए, मिटा दें इसको, फर्स्ट इधर मिटा देते हैं।
अच्छा एक बात और देखिए, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एवरेज ऐसे ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, दैट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी, दैट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ मॉडुलस हट गया कि डेल्टा टी मोर देन 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा एवरेज वेलोसिटी का वो होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी, डेल्टा आर वेक्टर डी हो गया बाय डेल्टा टी, और वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड वही होगा जो डी होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल। Magnitude of displacement divided by length of time interval। तो v एवरेज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन वही होगा जो उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल होगा, ये भी बता दिए। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है ये क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी भी बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है, यानी वी एवरेज का जो वैल्यू है वो बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है। अच्छा डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रेम पर डिपेंड करेगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी भी फ्रेम पर डिपेंड करेगा, यानी एवरेज वेलोसिटी भी फ्रेम पर डिपेंड करेगा। एक और पॉइंट क्या हो गया, वी एवरेज इज डिपेंड्स ऑन द क्या, चॉइस ऑफ फ्रेम। एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज और एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल, V average or average velocity of a point in a given time interval depends on the choice of frame, on the frame of observation, depends on the frame of observation, because क्या है, because displacement depends on frame of observation, displacement depends on the frame of observation and is independent of the choice of base location within the frame, and is independent of choice of base location within a frame। कारण अगेन क्या है, ऐसा बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट का है कि डिस्प्लेसमेंट जो है बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है। तो ये देखिए एवरेज वेलोसिटी भी आपको हम पूरा बता दिए हैं, एवरेज वेलोसिटी जो है पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखिए तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल, उसका डायरेक्शन वही होगा जो उस टाइम इंटरवल में पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। अच्छा एवरेज वेलोसिटी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी जो है वो फ्रेम पर डिपेंड करेगा, किसी गिवन टाइम इंटरवल में किसी गिवन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसको कहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा गिवन फ्रेम में बेस लोकेशन से इंडिपेंडेंट होगा, गिवन फ्रेम में बेस लोकेशन कहीं भी रखेंगे, गिवन फ्रेम में बेस लोकेशन कहीं भी रखेंगे हम, उसका एवरेज वेलोसिटी हमको उस इंटरवल में सेम दिखेगा उस फ्रेम में,
नहीं, फ्रेम में कहाँ से देखते हैं डजेंट मैटर, खाली फ्रेम पर डिपेंड कर रहा है, फ्रेम में कहाँ से देख रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये भी बता दिए। ये सेकंड सेशन भी पूरा हो गया। अब यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए। अच्छा, थर्ड सेशन इसका बनेगा, अभी नेक्स्ट वीडियो होगा थर्ड सेशन, इसका आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी तक बता दिया आपको, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।